ओके। आज हम क्लास 10 के सैम्पल पेपर 1 का साइंस में सेक्शन डी का यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो से, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 5 मार्क्स का होता है। टोटल 15 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स का प्रत्येक होता है, तो 15 मार्क्स इसका वेटेज हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको समझा जाए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका फार्मूला दे रखा है C2H4O2, रिएक्ट विथ अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। बताइए, जब भी हम लोग कोई एसिड को रिएक्ट करते हैं, है कि नहीं, तो उस कंडीशन में क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कंपाउंड इससे जो हम तैयार करेंगे और 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है कि वह फंक्शनल ग्रुप उसमें कौन सा होगा, एसिड होगा। तो यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना ए, तो ए क्या हो जाएगा सर, तो ए हो जाएगा, हम यहाँ आंसर लिख देते हैं, ए हो जाएगा हमारा CH3COOH, इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ए हमारा इथेनोइक एसिड, या इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड हम बोल सकते हैं। हाफ मार्क्स आपको इस पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है स्टेट इट्स नेचर, उसका नेचर क्या होगा, तो नेचर में हम लोग लिख देंगे एसिडिक। एसिडिक, हाफ मार्क्स हमको एसिडिक नेचर लिखने पर मिल जाएगा। फिर कहता है एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप्स, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड लिख दीजिएगा, और उसका पूरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड लिखे, या उसी में हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर कहता है इसी में राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो हमें एक एसिड बनाना है जिसका फार्मूला क्या होगा, CH3COOH, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड का फार्मूला। इसको हमें एक बेस से रिएक्ट करना है। ठीक है, NaOH बेस ले लिए, और ये प्रोड्यूस करेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। ठीक है, इस पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो टोटल आपके 2.5 मार्क्स हो गए। ये 5 मार्क्स होता है। अब इसमें पार्ट बी है, उसकी तरफ हम जाएं। पार्ट बी क्या कहता है इसमें, सो देखिए, व्हेन द एबव है ना स्टेटेड कंपाउंड ए, अब ऊपर में कंपाउंड ए कौन सा है, इथेनोइक एसिड है, जब वो रिएक्ट करता है विथ अनदर कंपाउंड बी, एक कंपाउंड है बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। इसमें देखिए एक ही ऑक्सीजन है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एक एसिड के प्रेजेंस में, मतलब कैटलिस्ट के तौर पर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस सी बनता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है BNC। तो सबसे पहले ये जो पहली फॉर्मेट में दिया है उसको पहले लिख लीजिए। पहले क्या बोला है, एक कंपाउंड है, ऊपर में जो कंपाउंड ए है, ये तो जाहिर सी बात है ऊपर का कंपाउंड ए तो आप समझ चुके हैं, इथेनोइक एसिड है। तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड ये हो गया CH3COOH, या इसी को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये रिएक्ट कर रहे हैं कंपाउंड से, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रहा C2H6O। इससे हम लोग क्या तैयार कर सकते हैं, इससे हम लोग तैयार कर सकते हैं इथेनॉल, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, ये इथेनॉल हो गया। तो एसिड जब इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करता है तो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है जिसका नाम होता है ईस्टर। उसका फार्मूला होगा CH3COOC2H5, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा सर क्या, तो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा वाटर। ठीक है सर, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना बी, तो बी हमारा हो जाएगा इथेनॉल, और सी हमारा हो जाएगा ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस ईस्टर। ठीक है, इस पर आपको मिल जाएंगे कितने मार्क्स, इस पर हमको मार्क्स मिल जाएगा हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स इस पर, हाफ मार्क्स इस पर। ठीक है, नेक्स्ट जाइए सर, आगे क्या कहता है इस क्वेश्चन में, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, हम जान रहे हैं कि वहाँ पर एक एसिड का प्रेजेंस होता है। ठीक है, और वो एसिड होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अच्छा एसिड यहाँ पर क्या किसका काम करेगा सर, तो एसिड यहाँ पर पूछा है स्टेट द रोल ऑफ एसिड इन दिस रिएक्शन। यहाँ पर एसिड जो यूज़ किया जा रहा है इस रिएक्शन में, उसका क्या काम होगा सर, तो वो एक कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। उस पर आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स इस पर मिल जाएंगे, हाफ मार्क्स आपको इस दोनों आइडेंटिफाई करने पर।
और अब कहता है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब इसके लिए जो हम केमिकल रिएक्शन अभी लिखे हैं इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो टोटल 2.5 मार्क्स इसमें ऑब्टेन हुआ, 2.5 मार्क्स इसमें ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट आता है और करके नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन द इथेनॉल इज हीटेड एट इतना। तो जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड तैयार होगा। तो जाहिर सी बात है जब इसको हीट कीजिएगा इथेनॉल को तो उससे क्या होगा, वाटर उड़ जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है और उस कंडीशन में बन जाता है इथीन। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है ना C2H2, C2H इस प्रकार से, C2H4 इस प्रकार से तैयार हो गए। ठीक है, ओके। एंड कहता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी इथीन का आपको डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना होगा आपको, तो इसको हम तैयार कर देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो ये आपके C2H4 तैयार हो जाएंगे। डबल बॉन्ड के बदले में 2 डॉट यूज़ करना होता है। ठीक है, और जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर सिर्फ 2 ही डॉट यूज़ करेंगे। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका काम क्या है तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं। स्टेट द रोल ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ उसको समझिएगा कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है, तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, इस पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू कन्वर्ट इट इनटू सैचुरेटेड, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ऐसे भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में किया जाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या प्लेडियम एज ए कैटलिस्ट। एंड स्टेट द रोल इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, या इसका रोल क्या है इंडस्ट्री के अंदर। तो हम लोग वहाँ पर हाइड्रोजिनेशन जो करते हैं ऑयल का टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी, उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला दिया है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स विल लीड्स टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होते हैं, जिससे अलग अलग प्रोटीन कोड होता है, जिससे अलग अलग जीन्स तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी डिजाइंस क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट कहता है फर्टिलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन द फ्लावर इफ पॉलिनेशन डज नॉट अकर। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएंगे जब पॉलिनेशन नहीं होंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन मेल गैमेट नहीं पहुंच पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट all multicellular organism cannot give rise to new organism by fragmentation or regeneration। तो इसमें लिख सकते हैं बिकॉज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज सेल से टिश्यू और ऑर्गन और ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और हर एक स्ट्रक्चर में पावर ऑफ डिवीजन मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग ओनली सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो इसके लिए हम आंसर लिख सकते हैं कि प्लांट्स जो फ्लावर बियर नहीं करते हैं, ठीक है, उनके अंदर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो सीड नहीं प्रोड्यूस कर सकते उसी में सिर्फ किया जा सकता है। नेक्स्ट द पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग का मतलब बच्चे होते हैं, ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस्ड होकर क्या हो जाते हैं, हाफ। आपको मालूम होगा कि नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है, बट जब भी गैमेट फॉर्म होगा तो उसमें 23 जाते हैं, हाफ जाते हैं, हैप्लॉइड। बट जब जायगोट का फॉर्मेशन होगा तो दोनों साइड से हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज करके डिप्लॉइड जायगोट को बना लेते हैं। ठीक है, ओके, और फिर से क्रोमोसोम का नंबर ओरिजिनल नंबर के फॉर्मेट में पहुंच जाता है। अब आता है फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन, what is meant by resistance of a conductor? The property of conductor to resist the flow of charge through it, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, रेसिस्टेंस। एक ऐसा प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करता हो। अच्छा, डिफाइन इट्स ऐसा यूनिट, हम जान रहे हैं इसका ऐसा यूनिट क्या होता है रेसिस्टेंस का, ओम होता है। और 1 ओम कब आता है सर, व्हेन, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 ओम कब आता है सर, तो आर बराबर लिख सकते हैं हम लोग V अपॉन क्या होता है आई, जब 1 वोल्टेज हो और आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट आपका 1 एम्पियर हो, तो उस कंडीशन में हमारा 1 ओम रेसिस्टेंस आएगा। ओके, नेक्स्ट कहता है लिस्ट 2 फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंडक्टर डिपेंड्स। तो कोई भी 2 फैक्टर लिखना था, 4 फैक्टर होता है उसमें से कोई भी, लेंथ, थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल में से कोई भी 2 फैक्टर आप लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट कहता है हाउ विल द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज अफेक्टेड इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल।
यदि हम लेंथ को डबल कर देते हैं तो आप जानते हैं सर हम रेसिस्टेंस लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि लेंथ डबल हो गया तो वो भी डबल हो जाएंगे, है ना। ओके, एंड रेडियस इज ऑल्सो डबल, यदि रेडियस को डबल कर दिया गया ऑटोमेटिक तो वो 1/4 हो जाएंगे, ठीक है सर, बिकॉज वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट कहता है और वाला जो क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 बल्ब्स, 3 बल्ब लगे हुए और सभी के सभी 100 वाट के, ईच आर कनेक्टेड इन द सीरीज टू ए सोर्स। नेक्स्ट, इन another circuit set 3 bulbs of the same wattage connected in parallel with same sources, will the bulb in the two circuit will glow as the same brightness? आंसर हो जाएगा इसका नो। क्या दोनों में सेम ब्राइटनेस के साथ बल्ब जलेंगे? आंसर क्या हो जाएगा? नो। एक नंबर तो आपको इसी पर मिल जाएगा यहीं तक में। नेक्स्ट कहता है जस्टिफाई योर आंसर, तो इसमें लिख देना इन सीरीज ओवरऑल रेसिस्टेंस विल क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, हैंस करंट वहाँ पर क्या कर जाएंगे? डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस भी वही डिवाइड हो जाता है, इसीलिए पावर जो होगा धीरे धीरे घटते चले जाएगा और बल्ब भी ग्लो कम करेंगे, ठीक है। ओके, सीरीज सर्किट में और पैरेलल में तो जानते हैं वोल्टेज सेम होता है, जिसकी वजह से सभी में ग्लोनेस जो मतलब ग्लोज होगा सब एक जैसा ही करेंगे। ओके, अब कहता है नाउ लेट वन बल्ब इन द बोथ ऑफ द सर्किट गेट फ्यूज, यदि मान ले दोनों सर्किट में एक एक बल्ब फ्यूज कर गया, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब्स विल कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट, गिव रीजन। तो सीरीज सर्किट में आप जानते हैं एक भी बल्ब खराब हो जाएगा तो नेक्स्ट बल्ब सारे बंद हो जाएंगे, बट पैरेलल के केस में यदि एक बल्ब ग्लो नहीं भी कर रहा तो रेस्ट अदर बल्ब जलेंगे, ठीक है, उसको जस्टिफाई कर देना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ के बाद हम लोग बच गया एक सेक्शन ई, जिसको हम लोग है ना अगले वीडियो में देख लेंगे। इसमें आपके 3 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चन के 4-4 मार्क्स होंगे, 12 मार्क्स। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके।